नमस्कार, मैं सौरभ आपका एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम दिल्ली सल्तनत में खिलजी वंश के सबसे महान शासक अलाउद्दीन खिलजी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। हमने अपनी पुरानी वीडियो में खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के बारे में चर्चा की थी और उनके बाद जो अगला शासक बनता है 1296 में, उनका नाम क्या है? अलाउद्दीन खिलजी। तो आज की पूरी वीडियो इन पर आधारित होगी। अलाउद्दीन खिलजी एक महान शासक माना जाता है। इन पर आने वाले प्रश्न भी बहुत अच्छे पूछे जाते हैं। तो चाहे अग्निवीर का एग्जाम हो, चाहे रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, चाहे एसएससी एमटीएस हो, सीएचएसएल हो, सीजीएल हो, या फिर कोई भी पुलिस भर्ती परीक्षा हो, या किसी भी राज्य स्तर पर कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा हो, आमतौर पर यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं इस शासक पर। तो आइए बारी बारी से इनके द्वारा किए गए काम, इनके सैनिक अभियान, इनकी बाजार नियंत्रण प्रणाली, इन सब पर चर्चा करेंगे। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, शासक का नाम क्या है? अलाउद्दीन खिलजी। सबसे पहले तो आपको यह मालूम होना चाहिए कि अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल क्या है। तो अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल 1296 से लेकर 1316 तक। तो ये इनका हो गया है शासन काल। इसके अलावा देखिए, अलाउद्दीन खिलजी वंश का महान शासक है। तो अगर आपसे किसी भी एग्जाम में खिलजी वंश का सबसे महान शासक पूछे तो क्या बता देंगे? अलाउद्दीन खिलजी। जबकि खिलजी वंश का संस्थापक पूछे तो हम बता देंगे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। अगला क्वेश्चन देखिए, इनका वास्तविक नाम क्या है? तो इनका वास्तविक नाम है अली गुरसाप। तो इनका वास्तविक नाम अली गुरसाप है। ठीक है, तो ये तो हो गया वास्तविक नाम। इसके अलावा देखिए, अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, और ये कौन थे? इनके ससुर थे, की हत्या करके दिल्ली का सुल्तान बना 1296 ईस्वी में। ठीक है, तो आपसे एग्जाम में यही पूछ लेते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने किसकी हत्या कर दिल्ली का सुल्तान बना? तो इन्होंने जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या की, जो इनके ससुर थे। ठीक है, अगला देखते हैं, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के समय मलिक छज्जू ने
मलिक छज्जू ने विद्रोह किया था जिसे अलाउद्दीन खिलजी ने दबाया था। तो आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि मलिक छज्जू के विद्रोह को किसने दबाया? तो मलिक छज्जू के विद्रोह को दबाने वाला कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। और जब अलाउद्दीन खिलजी ने इस विद्रोह को दबाया मेरे प्यारे बच्चों, तो फिर अलाउद्दीन खिलजी को कड़ा मानिकपुर का सूबेदार बनाया। तो कड़ा मानिकपुर का सूबेदार बनाया। जो मलिक छज्जू जो है ये पहले कड़ा का ही सूबेदार होता था। जब इसने विद्रोह किया तो यहां से जो कड़ा था वहां से मलिक छज्जू को हटाकर इसने अलाउद्दीन खिलजी अपने भतीजे को या अपने दामाद को कड़ा मानिकपुर का सूबेदार बनाया। आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन ये पूछ लेते हैं, जलालुद्दीन खिलजी ने आमीर ए तुजुक का पद अलाउद्दीन खिलजी को दिया था। ठीक है, तो जलालुद्दीन खिलजी ने आमीर ए तुजुक का पद अलाउद्दीन खिलजी को दिया था। तो काफी बार एग्जाम में पूछ लेते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी को आमीर ए तुजुक का पद किसने दिया? तो हम बता देंगे जलालुद्दीन खिलजी ने दिया था। ये एक प्रकार से मतलब ये जो पद होता है तुजुक वाला, ये एक प्रकार से उत्सव से संबंधित एक पद होता है ना। उत्सवों का आयोजन करवाने, उसकी देखभाल करने का जो काम होता है वो इसी का होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी जो है, अलाउद्दीन खिलजी की उपाधियां। तो अलाउद्दीन खिलजी की उपाधियों से भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। वो क्वेश्चन क्या पूछा जाता है देखिए। अलाउद्दीन खिलजी की उपाधि है सिकंदर ए सानी। तो अलाउद्दीन खिलजी को एक उपाधि है सिकंदर सानी। तो एग्जाम में पूछते हैं सिकंदर ए सानी की उपाधि किसके? तो बता देंगे अलाउद्दीन खिलजी की। देखिए अलाउद्दीन खिलजी को द्वितीय सिकंदर कहा जाता है, क्योंकि जिस प्रकार सिकंदर, जिसे हम अलेक्जेंडर कहते हैं, जिस प्रकार उसने बहुत कम उम्र में विश्व विजेता बना, तो इसकी भी सोच विश्व विजेता बनने की थी, पूरी दुनिया को जीतने की थी। तो ये खुद को द्वितीय सिकंदर कहलाना पसंद करता था और इसने एक उपाधि रखी सिकंदर ए साहनी। और इसके पास एक उपाधि और थी जिसका नाम है यामीन उल खिलाफत नासिर उल मुमनीन। तो ये उपाधि भी किसकी है? ये उपाधि भी इन्हीं की है। किसकी? अलाउद्दीन खिलजी की ही उपाधि है। आगे आपसे क्या पूछेंगे? अलाउद्दीन खिलजी जो है, अलाउद्दीन खिलजी ने नए धर्म
अलाउद्दीन खिलजी ने नए धर्म की स्थापना और विश्व विजय की योजना बनाई। तो ये जो अलाउद्दीन खिलजी है, ये नए धर्म की स्थापना और विश्व विजय की योजना बना रहा था, क्योंकि इसे सिकंदर की तरह पूरे विश्व को जीतना था, लेकिन इसने इन दोनों योजनाओं को टाल दिया। तो कहते हैं दिल्ली के कोतवाल अलाउल मुल्क, तो दिल्ली के कोतवाल अलाउल मुल्क के कहने पर इस योजना को टाल दिया। तो कहने का मतलब है अलाउल मुल्क के कहने पर नए धर्म की स्थापना और जो विश्व विजय की योजना जो इसने बनाई थी वो पूरी तरह से इसने त्याग दिया, क्योंकि कहते हैं कि विश्व विजय से पहले इसे भारत विजय करना चाहिए। जब ये पूरे भारत को जीते जब तो विश्व विजय बनेगा। तो इसने अभी तक पूरे भारत को जीता नहीं और विश्व विजय की योजना ये बनाने लगा। तो आगे हम चलकर देखेंगे कि किस प्रकार इसके सैनिक अभियान थे। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे आपसे एग्जाम में क्या पूछते हैं मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम सैनिक सुधार की बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी के समय जो सैनिक सुधार हुए, उन सैनिक सुधारों में एक सुधार तो ये है, सैनिकों की हुलिया प्रणाली की शुरुआत की। तो सैनिकों की जो हुलिया है, वो हुलिया प्रणाली की जो शुरुआत है वो अलाउद्दीन खिलजी ने ही की। इसके अलावा देखिए, सैनिकों को नगद वेतन की शुरुआत की और ऐसा करने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान बना। आप इल्तुतमिश के देखिए, इल्तुतमिश के समय इक्ता दी जाती थी, भूमि दी जाती थी, सैनिकों को नगद वेतन के स्थान पे भूमि दी जाती थी, लेकिन इन्होंने सैनिकों को नगद वेतन की शुरुआत की और ऐसा करने वाला ये दिल्ली का पहला सुल्तान बना, दिल्ली सल्तनत में, मध्यकालीन भारत में। अब सैनिकों को नगद वेतन देना है, इसलिए इन्होंने बाजार नियंत्रण प्रणाली शुरू करी, ताकि जो आवश्यक वस्तु है उनकी कीमत को निर्धारित किया जा सके, क्योंकि अपने पास एक बड़ी सेना रखता था केंद्र में। ठीक है, क्योंकि जो एकता प्रथा था उसमें बहुत सारा भ्रष्टाचार आ चुका था, तो उसे समाप्त करने के लिए, भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए उन्होंने नगद वेतन देना आरंभ किया। स्थायी सेना की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने की। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो स्थायी सेना की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने की
और ये स्थायी सेना हमेशा अपने केंद्र में रखता था। ये जो दिल्ली जो एक केंद्र होता था, उस केंद्र में अब तक जितने भी शासक रहे वो अपने केंद्र में कोई भी स्थायी सेना नहीं रखता था, क्योंकि स्थायी सेना अगर आपको रखनी है तो अधिक खर्चा चाहिए, वो इनके पास होता नहीं था। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, क्योंकि पहले ये होता था कि अगर किसी राज्य को युद्ध करना है तो अलग अलग एकता से अपनी सेना मंगा लेता था और इख्तेदार से कहता कि सेना भेज दो, हम युद्ध करने जाएंगे। तो अलग अलग एकता से सेना आती, फिर इकट्ठी होती, फिर वो कहीं पर हमला करते हुए। लेकिन इन्होंने अपने केंद्र में ही, मतलब दिल्ली जो केंद्र था वहीं पर इन्होंने स्थायी सेना की शुरुआत करी, और ऐसा करने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान है। ठीक है, और अब स्थायी सेना रखनी है तो स्वाभाविक है खर्चा भी अधिक होगा। तो एक विशाल सेना को किस प्रकार कम वेतन देकर एक प्रकार से स्थायी बनाए रखे, तो ये सब इसने किया। आगे देखते हैं। खुम्मस। पहले क्या होता था मेरे प्यारे बच्चों, ये जो लूट का जो धन होता था, लूट का धन, इन्होंने कोई धन अगर लूटा तो धन के लूट को कहते हैं खुम्मस। ठीक है, पहले क्या होता था कि जो सैनिक होते थे, सैनिकों को 1/4 दिया जाता था। मतलब जितना भी धन लूटा गया, क्योंकि धन तो सैनिक ही लूटते थे, तो ये सैनिक जो थे उनको 1/4 दिया जाता। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने इस सिस्टम को बदल दिया, और अलाउद्दीन खिलजी ने अलाउद्दीन खिलजी ने 4/5 कर दिया। कितना कर दिया? 4/5। तो 1/4 से इसने ये जो लूट का जो धन होता था उसे 4/5 कर दिया। मतलब लगभग 80% कि 4 हिस्से मेरे पास रहेंगे, 1 तुम्हारे पास रहेंगे। ठीक है, तो ये भी एक प्रकार से एग्जाम में पूछ लिया जाता है। इसके अलावा देखिए, घोड़ों को दागने की प्रथा, घोड़ों को दागने की प्रथा अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया। अब यहां पे घोड़ों को दागने की प्रथा क्या है, देखिए। पहले क्या होता था कि अलाउद्दीन खिलजी से पहले ये होता था कि जैसे मान लीजिए कोई किसी सैनिक के पास घोड़ा है, वो घोड़ा जैसे मान लीजिए वो युद्ध में नहीं मरा, तो जैसे मान लीजिए सैनिक क्या करते थे कि राजा से कहते कि घोड़ा जो है वो युद्ध में मर गया या घायल हो गया। ठीक है, झूठ बोलकर वो एक नया घोड़ा ले जाते, लेकिन उनके पास जो घोड़ा होता था वो युद्ध में मरा नहीं, उन्हें बेच दिया जाता था। तो एक प्रकार से ये भी भ्रष्टाचार होता था। इसलिए कि अलाउद्दीन खिलजी ने घोड़ों को दागने की प्रथा शुरू करी, ताकि उन पे मोहर लगा दो, ताकि ये पता चल जाए कि अलाउद्दीन खिलजी के समय का शासनकाल का घोड़ा है, जिसे हम एक आमतौर पे शाही घोड़ा कह देंगे। वरना सैनिक झूठ बोलकर कि घोड़ा युद्ध में मारा जा चुका है या वो घायल हो चुका है, ये सब झूठ बोलकर वो एक नया घोड़ा लेते थे, जबकि जो पुराने घोड़े थे उन्होंने तो उनको बेच दिया और बेचकर पैसा कमा लिया। तो एक प्रकार का ये भी भ्रष्टाचार था। इस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए इन्होंने घोड़े को दागने की प्रथा आरंभ की अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम अलाउद्दीन खिलजी के सैनिक अभियान की चर्चा करें, तो अलाउद्दीन खिलजी के सैनिक अभियान बहुत महत्वपूर्ण है। अक्सर यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब वो क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, देखिए
ये अलाउद्दीन खिलजी के जो सैनिक अभियान है ये दो प्रकार के हैं। एक उत्तर भारत के सैनिक अभियान, इसने जो उत्तर भारत के सैनिक अभियान किए, और एक है दक्षिण भारत के सैनिक अभियान। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से बहुत सारे प्रश्न प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो दक्षिण भारत के सैनिक अभियान और उत्तर भारत के सैनिक अभियान, और दक्षिण भारत को तो जीतने वाला दिल्ली का ये पहला सुल्तान बना मध्यकालीन भारत में, जबकि ऐसी कोशिश इन्होंने जलालुद्दीन खिलजी के समय की थी देवगिरी पर आक्रमण करके 1296 में। तो आइए अब समझते हैं कौन कौन से इसके उत्तर भारत के अभियान हैं। तो उत्तर भारत में एक इसका गुजरात अभियान है, एक अभियान इसका आ जाएगा रणथंबोर, एक अभियान आ जाएगा इसका चित्तौड़, एक अभियान इसका आएगा सीवान, एक अभियान इसका आएगा मालवा, और एक अभियान आ जाएगा जालोर। तो ये कुछ उत्तर भारत के सैनिक अभियान है खिलजी के। और जो दक्षिण भारत के जो सैनिक अभियान है उसमें देवगिरी के अलावा अगर आप देखेंगे तो वारंगल मतलब मैं कह सकता हूं तेलंगाना। नंबर 3, एक इसने किया था होयसल वंश पर, या मैं इसे द्वार समुद्र कह सकता हूं, द्वार समुद्र। और एक इसने किया था पांड्या, या मैं कह दूं मदुरै। ठीक है, तो ये इसके दक्षिण भारत के सैनिक अभियान हैं। इन दोनों अभियानों में फर्क है। अब वो फर्क क्या है मेरे प्यारे बच्चों? उत्तर भारत के जो सैनिक अभियान है, ठीक है, ये सैनिक अभियान जो है ये प्रत्यक्ष है, मतलब इन्हें एक प्रकार से दिल्ली सल्तनत में मिलाने के उद्देश्य से इन पर हमला किया गया। तो ये प्रत्यक्ष एक प्रकार से अभियान है। और जो दक्षिण भारत के सैनिक अभियान है ये अप्रत्यक्ष है, मतलब इनको दिल्ली सल्तनत में मिलाने के उद्देश्य से हमले नहीं किए गए, बस इनसे तो राजस्व मतलब मैं कह दूं कर वसूलने के उद्देश्य से इन पर हमले किए गए। इन्हें दिल्ली सल्तनत में इसलिए नहीं मिलाने की कोशिश की गई क्योंकि एक तो ये दूर थे दिल्ली से बहुत, क्योंकि विंध्याचल पर्वत को पार करके जाना पड़ता था दक्षिण भारत की तरफ। दूसरा क्या है? दूसरा यह है कि इनकी संस्कृति और दिल्ली की जो संस्कृति थी वो बिल्कुल अलग थी। तो इन्हें कभी भी दिल्ली सल्तनत में मिलाने के उद्देश्य से कभी भी इन पर हमला नहीं हुआ। इनसे बस आय वसूलो, कर वसूलो और इनको एक प्रकार से वहां पे शासन करने दो, बस हमें पैसा भेजते रहो। तो धन की प्राप्ति के लिए दक्षिण भारत के अभियान किए गए। और जो दक्षिण भारत के अभियान हैं ये समुद्र गुप्त से मिलते जुलते हैं, क्योंकि समुद्र गुप्त जिसे भारत का नेपोलियन कहते हैं, समुद्र गुप्त जो एक गुप्त शासक है, इसने भी दक्षिण भारत जिसे दक्षिणापथ विजय कहते हैं वो किया था। ठीक है, और इसलिए कई बार अलाउद्दीन खिलजी को भारत का समुद्र गुप्त भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि समुद्र गुप्त ने भी दक्षिण अभियान किया और अलाउद्दीन खिलजी भी दक्षिण भारत अभियान किया, जबकि हर्षवर्धन जो थे वो उत्तर भारत से दक्षिण भारत अभियान करना चाहते थे, लेकिन हर्षवर्धन को चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा नदी के तट पर पराजित कर दिया। तो वो सपना अधूरा उनका हमेशा रह गया कि वो दक्षिण भारत को कभी भी
नहीं जीत पाए, जबकि राजा हर्षवर्धन उत्तर भारत के एक महान शासक माने जाते हैं। तो अब हम इनको पढ़ने का प्रयास करेंगे कि कौन कौन से गुजरात अभियान है। रणथंबोर है, चित्तौड़ है, सिवान है, मालवा, जालोर है, दक्षिण भारत में देवगिरी है, वारंगल है, ओयसल है, पांडे और मुदेरे है। ठीक है, तो आइए चलते हैं इन एक एक अभियान की तरफ। तो सबसे पहले हम चलेंगे उत्तर भारत के अभियान। और उत्तर भारत के अभियान में हम सबसे पहले पढ़ेंगे कौन सा? गुजरात अभियान। अब यहां से आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछेंगे? अब आपसे यहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि बताइए गुजरात अभियान कब हुआ? तो मेरे प्यारे बच्चों, ये 1298 या कहीं पर आपको 1299 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये गुजरात अभियान जो है ये 1298 या 1299 आप इसे मानकर चलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखते हैं कि गुजरात अभियान जो हुआ, उस गुजरात अभियान के समय गुजरात का शासक कौन है? तो एग्जाम में पूछेंगे अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में जो गुजरात अभियान हुआ उसका शासक कौन था? तो हम बता देंगे रायकरण बघेल। तो रायकरण बघेल ये इस समय गुजरात का शासक है। ठीक है, और इस अभियान की अगुवाई किसने की थी? तो इस अभियान की अगुवाई की थी उलुग खां और नुसरत खां। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, जो अलाउद्दीन खिलजी है ना, इसके 4 प्रमुख गुलाम हैं। एक नुसरत खां, एक उलुग खां, एक मलिक काफूर आएगा आगे, और एक आ जाएगा जफर खां, जो मंगोलों से युद्ध करते समय पराजित हो जाएगा। तो अगर आपसे पूछे गुजरात अभियान खिलजी के किन सेनापति ने किया, तो उलुग खां और नुसरत खां ने किया। शासक कौन है? रायकरण बघेल है। कब किया? 1298, तो 1298 या 1299 में आप कर सकते हैं। अब इस अभियान में देखिए, ये जो रायकरण बघेल है ये देवगिरी में जाकर छिप गया, या हम कह देंगे देवगिरी में जाकर इसने शरण ले ली है, जहां पे 1296 में अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन खिलजी के समय हमला कर चुका है। दूसरी बात आपको यह समझनी है कि नुसरत खां ने इसी अभियान के समय मलिक काफूर को खरीदा। तो इसी अभियान के समय मलिक काफूर को खरीदा किसने? नुसरत खां ने। और मलिक काफूर को कितने में खरीदा? तो इसे 1000 दिनार में खरीदा। अब इसे 1000 दिनार में खरीदा, इसलिए इसे 1000 दिनारी कहा जाता है। तो 1000 दिनारी मलिक काफूर को कहते हैं, और मलिक काफूर एक किन्नर है, और इस किन्नर को नुसरत खां ने गुजरात अभियान के समय खरीदा था। तो ये कुछ बातें हैं जो गुजरात अभियान से जुड़ी हुई है, आपसे पूछी जा सकती है। इस गुजरात अभियान के बाद इसका जो अगला अभियान होगा उत्तर भारत में, वो अभियान मेरे प्यारे बच्चों रणथंबोर का होगा। और जो रणथंबोर अभियान है ये कब होगा? ये होगा 1301 ईस्वी में। तो 1301 ईस्वी में रणथंबोर अभियान किया गया अलाउद्दीन खिलजी के समय। और ये वही रणथंबोर है जिस पर कभी जलालुद्दीन खिलजी ने
जलालुद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था, लेकिन यह आक्रमण असफल हुआ था। कैसा हुआ था? ये आक्रमण असफल हुआ था। तो इनके चाचा ने जब इस पर हमला किया तो असफल हुआ। एक उद्देश्य यही बताया जाता है कि जब जलालुद्दीन फिरोज खिलजी इसको जीतना चाहते थे, नहीं जीत पाए, तो अलाउद्दीन खिलजी इस पर हमला करता है। दूसरी बात, इन्होंने जो गुजरात अभियान किया, जब दिल्ली से गुजरात जाते हैं तो ये सब बीच में आते हैं, रणथंभौर, चित्तौड़। तो एक प्रकार से व्यापारिक मार्ग बना रहे गुजरात और दिल्ली के बीच में, तो इनको जीतना भी जरूरी था। और गुजरात पर हमला करने का एक बड़े उद्देश्य यह भी था कि वहां पे बहुत सारे बंदरगाह थे और वहां पे अरबी और इराकी घोड़े का व्यापार भी होता था, वहां से आयात होते थे। ठीक है, तो कहने का मतलब है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने आक्रमण किया, असफल हुआ। फिर अलाउद्दीन खिलजी के समय इस पर हमला किया गया 1301 ईस्वी में। और यहां का शासक कौन था? तो यहां का शासक है हम्मीर देव चौहान। ठीक है, तो हम्मीर देव यहां का शासक है। और किसे भेजा गया? तो इस अभियान की जो अगुवाई है वो उलुग खां और नुसरत खां ने की। ये वही है जो गुजरात अभियान में भी गए थे। अब देखिए, ये कहते हैं कि एक कारण ये भी बताया जाता है कि गुजरात अभियान के बाद जब धन लूटकर आ रहे थे, बहुत सारा धन इन्होंने गुजरात अभियान से जीता था। याद करिए कि महमूद गजनवी ने जब 1025 में गुजरात पर हमला किया तो वहां से भी बहुत सारा धन महमूद गजनवी ने लूटा था, सोमनाथ मंदिर पर हमला करके। तो कहते हैं गुजरात से बहुत सारा धन इस अलाउद्दीन खिलजी को प्राप्त हुआ। और जब सैनिक धन को लूटकर वापस आ रहे थे, तो वापस आते समय इन्हीं सैनिकों के बीच विवाद हो गया। और वो सैनिक एक मंगोल सैनिक थे और तुर्क सैनिक थे, तो उनके बीच विवाद हो गया। और जो मंगोल सैनिक थे उनको शरण दी इस हम्मीर देव ने। तो हम्मीर देव से कहा गया कि आप मंगोल सैनिक जो हमारे शत्रु है, आप उन्हें शरण मत दीजिए। लेकिन हम्मीर देव नहीं माने, तो फिर इन पर एक प्रकार से हमला किया गया। और कहते हैं इस अभियान में नुसरत खां मारा गया। कौन मारा गया? नुसरत खां इसमें मारा गया। और फिर कहते हैं अलाउद्दीन खिलजी स्वयं आया। अलाउद्दीन खिलजी स्वयं आया। और कहते हैं इनके साथ अमीर खुसरो भी थे। तो अलाउद्दीन खिलजी स्वयं आया, हमीर देव से युद्ध किया, हमीर देव पराजित हो गए और रणथंभौर को इन्होंने जीत लिया। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, तो ये दूसरा अभियान था इसका। अब हम इसके तीसरे अभियान की तरफ चलते हैं। इसका जो तीसरा अभियान है मेरे प्यारे बच्चों, वो किस पर है? चित्तौड़ के किले पर। और ये जो हमला है ये कब हुआ? यह अभियान कब हुआ? 1303 ईस्वी में। और इस समय चित्तौड़ का शासक कौन है? तो इस समय चित्तौड़ का जो शासक है उसका नाम है राणा रतन सिंह। तो इस समय यहां का शासक राणा रतन सिंह है। देखिए, अब यहां पे एक कहानी आती है कि आखिर क्यों इस अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर हमला किया। ठीक है, तो कहते हैं जो राणा रतन सिंह है, इनकी एक पत्नी है और उस पत्नी का नाम है पद्मिनी। क्या नाम है? पद्मिनी। बताया जाता है ये बहुत सुंदर
बहुत सुंदर रानी थी। तो ये बहुत सुंदर रानी बताई जाती है पद्मिनी, जो राणा रतन सिंह की थी, जो चित्तौड़ के एक प्रकार से इसके शासक थे। अब कहते हैं कि मलिक मोहम्मद जायसी जो शेरशाह सूरी के शासनकाल के कवि है, इन्होंने एक रचना लिखी पद्मावत। तो पद्मावत किसने लिखी है? मलिक मोहम्मद जायसी ने। उसमें इन्होंने बताया कि जो पद्मिनी थी, जो राणा रतन सिंह की पत्नी थी, ये बहुत सुंदर थी, और जब अलाउद्दीन खिलजी तक इसकी सुंदरता की चर्चा पहुंची तो एक प्रकार से पद्मिनी को देखने की चाहत अलाउद्दीन खिलजी के मन में हुई। तो कहते हैं इन्होंने रानी पद्मिनी को देखने की इच्छा प्रकट की, और जब राणा रतन सिंह से कहा गया कि हमें आपकी रानी से या रानी को एक बार देखना है, तो कहते हैं कि राणा रतन सिंह ने इस बात को स्वीकार कर लिया और महल में बुलाया, और रानी जो पद्मिनी थी उसकी एक झलक आईने में दिखाई दी, और जब आईने में दिखाई दी तो फिर पद्मिनी को प्राप्त करने के लिए इन्होंने राणा रतन सिंह पर हमला कर दिया, और राणा रतन सिंह यहाँ पे मारे गए, और जब पद्मिनी थी इन्होंने जौहर कर लिया। और याद करिए, जो रणथंभौर है, रणथंभौर में जो हमीर देव थे, उनकी पत्नी ने भी जौहर किया था, और ये मध्यकालीन भारत के इतिहास का पहला जौहर था। इसी प्रकार पद्मिनी ने भी जौहर किया था। ठीक है, तो ये था चित्तौड़ अभियान। इस चित्तौड़ अभियान के बाद अगर हम देखें तो एक अभियान आता है मालवा। और ये मालवा अभियान मेरे प्यारे बच्चों कब हुआ है? 1305 में। तो ये अभियान 1305 में हुआ, और इसका शासक कौन है? तो इसका शासक कौन आ जाएगा? महलक देव। तो यहां के ये शासक थे मालवा अभियान के समय। और इस अभियान की जो अगुवाई है वो कौन कर रहे थे? आइनु उल मुल्क मुल्तानी। तो आइनु मुल्क मुल्तानी इसकी अभियान की अगुवाई कर रहे थे। ठीक है, तो आप यहां पे ये भी नाम याद कर सकते हैं कि कौन अगुवाई कर रहे थे। तो आइनु मुल्क मुल्तानी इसकी अगुवाई कर रहे थे। एक अभियान सीवान पर भी किया गया, और सीवान अभियान जो है मेरे प्यारे बच्चों, ये सीवान अभियान 1308 में हुआ था, और इस सीवान अभियान के समय यहाँ के जो शासक थे उनका नाम था शीतल देव, जो परमार वंश से संबंधित थे। और एक अभियान यहाँ पे इनका जालोर का भी था। तो एक अभियान आ जाता है जालोर का, और जो जालोर अभियान है इस समय यहाँ के जो शासक थे उनका नाम था काहन्नर देव। तो जालोर अभियान के समय यहाँ के शासक काहन्नर देव थे। ठीक है, तो ये कुछ अभियान थे, और वह कहाँ के अभियान थे? ये अभियान सब थे उत्तर भारत के। अब उत्तर भारत के जो अभियान पूरे हो गए, तो अभियान पूरे होने के बाद इन्होंने दक्षिण भारत की तरफ रुख किया, और जब दक्षिण भारत की तरफ इन्होंने रुख किया है अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण भारत के अभियान पर,
और दक्षिण भारत के जो अभियान है मेरे प्यारे बच्चों, तो आइए इनके दक्षिण भारत के अभियान पे चलते हैं। तो सबसे पहला जो अभियान है वो कौन सा है? देवगिरी का अभियान। और जो देवगिरी का अभियान है ये सबसे पहले इन्होंने कब किया था? 1296 ईस्वी में। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के समय ही ये जो तुर्क मुसलमान थे उनका पहला अभियान दक्षिण भारत की तरफ अलाउद्दीन खिलजी की अगुवाई में भेजा गया। तो ये अभियान किसने किया था? ये अलाउद्दीन खिलजी ने किया था 1296 में, जिसकी सूचना जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को भी नहीं थी। तो ये जो देवगिरी है ये 1296 में अलाउद्दीन खिलजी के समय, और इन्होंने मतलब एक प्रकार से कर देने की बात कबूल की कि हम आपको कर देंगे। तो कुछ सालों तक तो इन्होंने कर दिए, लेकिन फिर ये बाद में कर देना इन्होंने बंद कर दिया। और जब कर इन्होंने देना बंद कर दिया तो फिर इस दक्षिण भारत के जितने भी अभियान हैं वो सब कौन करेगा? मलिक काफूर। तो जब इन्होंने आए या एक प्रकार से कर देना बंद कर दिया तो देवगिरी पर फिर से हमला किया गया। देवगिरी पर आक्रमण, और देवगिरी पर यह आक्रमण लगभग 1307 या 8 में किया गया। और इस समय देवगिरी के शासक कौन है? तो शासक आ जाएंगे रामचंद्र देव, जो किससे संबंधित है? यादव वंश से संबंधित है। तो यादव वंश से संबंधित रामचंद्र देव शासक थे देवगिरी के, और इस समय भी रामचंद्र देव ही शासक थे जब अलाउद्दीन खिलजी ने किया। और इसकी अगुवाई किसने की? तो इसकी अगुवाई मलिक काफूर ने की। तो जितने भी दक्षिण अभियान होंगे उन सब की अगुवाई मलिक काफूर करेगा, और ये इसमें कामयाब भी हुआ। तो अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण भारत के जो जितने भी अभियान रहे उन सबको सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका इनका एक सबसे विश्वास पात्र गुलाम 1000 दिनारी मलिक काफूर थे, जिसे नुसरत खान ने गुजरात अभियान के समय खरीदा था। और कहते हैं रामचंद्र देव यहां पे इनकी अधीनता को एक प्रकार से स्वीकार कर लेते हैं। इसके बाद इनका जो अगला अभियान है मेरे प्यारे बच्चों वो किस पर है? तो वो आ जाएगा तेलंगाना, या मैं कह दूं वारंगल। ये जो अभियान है ये कब हुआ? ये हुआ है 1309 में। और इस अभियान की जो अगुवाई है वो अगुवाई किसने की? तो ये अगुवाई की मलिक काफूर ने। और मलिक काफूर ने जब यहां पर हमला किया तेलंगाना में, तो यहां का शासक कौन था? प्रताप रुद्रदेव। तो प्रताप रुद्रदेव यहां के शासक थे। और प्रताप रुद्रदेव किस से संबंधित आते हैं? तो काकतीय वंश के शासक हैं ये। तो काकतीय वंश के शासक प्रताप रुद्रदेव ने तो एक प्रकार से बिना युद्ध करे ही इन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया, और मलिक काफूर ने दोबारा से अपनी श्रेष्ठता साबित कर दी। और कहते हैं प्रताप रुद्रदेव ने जो तेलंगाना या जो वारंगल के शासक थे, इन्होंने कोहिनूर का हीरा भेंट किया। तो इन्होंने कोहिनूर का हीरा मलिक काफूर को दिया, और मलिक काफूर ने यह हीरा अपने मालिक
अपने मालिक अलाउद्दीन खिलजी को दिया। तो आप देख रहे हैं कि मध्यकालीन भारत में कहीं पर भी अब तक कोहिनूर हीरे की चर्चा नहीं हुई थी। अब पहली बार आप देख रहे हैं कि कोहिनूर हीरे की चर्चा होती है और एक कोहिनूर का हीरा प्रताप रुद्रदेव तेलंगाना के शासक मलिक काफूर को देते हैं इस अभियान के बाद, और मलिक काफूर अपने मालिक अलाउद्दीन खिलजी को ये भेंट करते हैं। ये जो कोहिनूर का हीरा है मेरे प्यारे बच्चों, ये गोलकुंडा की खान से निकला था। कहां से निकला था ये? गोलकुंडा की खान से। और कहते हैं प्रताप रुद्रदेव ने तो अपनी एक सोने की मूर्ति दी थी। कोहिनूर का हीरा तो दिया ही दिया और खुद की भी सोने की मूर्ति दी, और उस सोने की मूर्ति में जंजीर बांध दी। ले जाओ, मैं तो एक प्रकार से अलाउद्दीन खिलजी का एक प्रकार से आत्मसमर्पण करता हूं। तो अपनी ही मूर्ति में सोने की जंजीर बांधकर इसने दे दी। तो ये तेलंगाना का अभियान था। आगे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो आगे देखिए, होयसल वंश पर अभियान इन्होंने किया, या इसको हम कह देंगे द्वार समुद्र। ठीक है, ये अभियान इन्होंने कब किया? तो एक खिलजी के शासनकाल में ये 1310 में अभियान हुआ, और यहाँ के इस समय जो शासक थे वो कौन थे? वीर बल्लाल तृतीय यहाँ के शासक थे। ठीक है, तो होयसल वंश पर, और इसकी अगुवाई कौन कर रहा था? तो खिलजियों की तरफ से इसकी अगुवाई कर रहा है मलिक काफूर। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला जो अभियान इन्होंने किया वो किया पांडे या मदुरै के क्षेत्र में, क्योंकि जो पांडे जो वंश था, ये जो पांडे शासक थे वो मदुरै वाले क्षेत्र में रहते थे। तो यहाँ पर इन्होंने जो अभियान किया खिलजी के समय वो 1311 में किया। यहाँ के शासक कौन थे? तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर उत्तराधिकारी को लेकर युद्ध चल रहा था। उत्तराधिकारी को लेकर युद्ध चल रहा था। तो यहाँ पे उत्तराधिकारी को लेकर युद्ध चल रहा था वीर पांडे और सुंदर पांडे के बीच में। तो मलिक काफूर सुंदर पांडे के पक्ष में आ गए। ठीक है, तो इस प्रकार से इन्होंने दक्षिण भारत के कुछ अभियान किए। इसका एक अंतिम अभियान देखते हैं देवगिरी का। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, देवगिरी पर अलाउद्दीन खिलजी के समय बहुत सारे हमले हुए। एक अलाउद्दीन खिलजी ने खुद किया था 1296 में, एक 1307 या 8 में मलिक काफूर के समय हुआ। लेकिन दोनों के समय शासक प्रताप रुद्रदेव, उन दोनों के समय जो शासक थे उनका नाम था रामचंद्र देव। लेकिन देवगिरी पर इन्होंने दोबारा हमला किया, और दोबारा ये हमला किया 1313 में। और क्यों किया? क्योंकि जो यहां पर एक शासक थे जिनका नाम था रामचंद्र देव। तो रामचंद्र देव के पुत्र का नाम है शंकर देव। शंकर देव ने खुद को स्वतंत्र घोषित कर लिया था, इसलिए इन्होंने इस देवगिरी पर आक्रमण किया। तो देवगिरी पर आक्रमण 1296, 1307-8 में और एक बार 1313 में हुआ है। और देवगिरी पर आक्रमण करके देवगिरी को जीतकर दिल्ली सल्तनत में मिला लिया गया। मतलब दक्षिण भारत का एक ऐसा क्षेत्र जिसे अंतिम प्रकार से एक बार दिल्ली सल्तनत में इन्होंने मिला लिया गया। ठीक है, तो एक कुछ अभियान थे जो अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित है।
अब हम आगे देखते हैं, आगे क्या है देखिए। कुछ और भी क्वेश्चन है जो आपसे पूछे जाते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने उपज का 50% राजस्व कर वसूला। तो उपज का कितना वसूला? 50% राजस्व कर वसूला। इसके अलावा देखिए, अलाउद्दीन खिलजी के समय बहुत सारी भूमि खालसा में तब्दील हुई। तो अलाउद्दीन खिलजी के समय बहुत सारी भूमि खालसा में तब्दील हुई। खालसा का मतलब ये होता है कि यहाँ पर जो केंद्र की जो सत्ता है, जो केंद्र का जो शासक है, उसके अधीन एक प्रकार से सारी भूमि रहती थी। तो बहुत सारी भूमि खालसा में तब्दील हुई, या जो भूमि पहले किसी शासक द्वारा दान में दे दी गई होगी, उन सबको इन्होंने खालसा में एक प्रकार से बदल दिया। आगे देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने दो नए कर लगाए। तो दो नए कर कौन कौन से लगाए थे मेरे प्यारे बच्चों? एक है घरी कर, घर पर लगाने वाला कर। और एक कौन सा है? एक है चराई या चरी कर। तो जो घरी कर है वो घर पे लगता था, झोपड़ी पे। जो चराई है, जो चरी कर है, ये चारागाह, या कहीं पर आपको लिख सकते हैं कि दुधारू पशु पर ये लगता था। तो जो घरी और जो चराई कर, जो चरी कर है, ये दो कर, नए कर किसने लगाए थे? अलाउद्दीन खिलजी ने लगाए थे। आगे देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के समय सर्वाधिक मंगोल आक्रमण हुए। तो अलाउद्दीन खिलजी के समय सर्वाधिक मंगोल आक्रमण हुए, और जफर खां अलाउद्दीन खिलजी का एक सेनापति था, जो मंगोलों से लड़ते हुए मारा गया। तो आप देख रहे हैं कि एक जफर खां, जो जिसे मंगोलों से आक्रमण करने के लिए नियुक्त किया गया, इसने मंगोलों से आक्रमण किया, लेकिन मंगोलों से युद्ध करते समय ये मारा गया। एक आप देख रहे थे नुसरत खां और उलुग खां, इसे इन दोनों को उत्तर भारत की तरफ लगाया हुआ था, और एक मलिक काफूर था जिसे दक्षिण भारत में लगाया हुआ था। तो इसने अपने सैनिकों को भी एक प्रकार से बांट रखा था। आगे देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने शराब और अन्य हानिकारक
पदार्थ, ये मैं कह दूं अन्य मादक पदार्थ, अन्य मादक पदार्थों पर प्रतिबंध लगाया था। ठीक है, अगर आगे अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार मूल्य नियंत्रण प्रणाली लागू की थी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार मूल्य नियंत्रण प्रणाली लागू की थी। देखिए, बाजार मूल्य नियंत्रण प्रणाली क्या है? ये एक प्रकार की ऐसी सिस्टम है कि इसमें आवश्यक वस्तुएं के दाम निश्चित किए जाते थे। मतलब कि जो डेली वस्तु की जो चीजें हैं, जो आवश्यक वस्तु है, उनकी कीमत के दाम तय कर दिए जाते थे। तो यही बाजार नियंत्रण प्रणाली है। इसी के कारण अलाउद्दीन खिलजी को एक महान शासक माना जाता है मध्यकालीन भारत में, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी को जानता था कि मुझे एक विशाल सेना बनानी है और केंद्र में बनानी है और उसे स्थायी करना है। तो उस स्थायी सेना के लिए उसे खर्चा भी अधिक चाहिए था, और खर्चा अधिक चाहिए तो स्वाभाविक है कम वेतन में उसे आवश्यक वस्तु की कीमतें बाजार में निर्धारित करनी थी। और ये भी कह दिया था अगर कोई बेईमान दुकानदार होगा तो अगर वो कितनी बेईमानी करता है तो उसका उतना ही मांस काट लाइए, और उन्हें कठोर दंड भी देता था जो बाजार में एक प्रकार से भ्रष्टाचार करता था। तो ये बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने लागू की? अलाउद्दीन खिलजी ने। आगे देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने नए बाजार स्थापित किए थे। जैसे हम देखें तो एक इसने खाद्यान्न बाजार स्थापित किया, एक इसने कपड़ा बाजार स्थापित किया, एक इसने गुलाम, घोड़े और मवेशियों के लिए बाजार स्थापित किया। और देखिए, बाजार के जो अधिकारी होते थे उनमें से एक अधिकारी था शहनाई मंडी। आप इस नाम को याद करिए, शहनाई मंडी। ये अलाउद्दीन खिलजी के बाजार का एक प्रमुख अधिकारी है। तो ये क्या है? बाजार का अधीक्षक। ठीक है, जो बाजार के एक प्रकार से मुख्य अधिकारी है। एक है दीवान ए रियासत, और दीवान ए रियासत ये बाजार का नियंत्रक था। ठीक है, और एक बरीद और एक मुनहियान, ये जो दो लोग हैं ये गुप्तचर होते थे या गुप्तचर से जुड़े हुए थे। इनका काम यह था कि बाजार की डेली की रिपोर्ट अलाउद्दीन खिलजी तक पहुंचाए। ठीक है, तो ये कुछ अलाउद्दीन खिलजी के बारे में था। अब हम देखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने क्या क्या बनवाया। तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या क्या बनवाया? एक इसने बनवाया अलाई दरवाजा।
तो अलाई दरवाजा पूछे तो बता देंगे ये। एक इसने बनाया अलाई मीनार, कहते हैं कुतुब मीनार से भी दुगनी ऊंचाई का बनाना चाहता था अलाई मीनार, लेकिन बना नहीं पाया, बनाने से पहले ये मर गए थे। तो अलाई मीनार। एक इन्होंने बनाया सीरी का फोर्ट, मंगोल के आक्रमण से बचने के लिए इन्होंने सीरी का फोर्ट बनवाया और सीरी को एक प्रकार से इन्होंने राजधानी बनाई। एक इन्होंने हौज खास बनवाया, ठीक है। तो ये सब किसने बनवाए हैं? तो ये सब बनवाए हैं अलाउद्दीन खिलजी ने। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमने अलाउद्दीन खिलजी को समझा, उसके सैनिक अभियान, उसकी सेना व्यवस्था, इन सबको समझा है। तो अब आइए एसएससी एमटीएस में किस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उन पे चर्चा करते हैं। पहला देखिए, खिलजी वंश का महान शासक। तो खिलजी वंश का महान शासक कौन है? अलाउद्दीन खिलजी। अगला देखते हैं, अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल। तो इनका शासनकाल जो है वो 1296 से 1316 तक। तो 1296 से 1316 तक। आगे देखते हैं, अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी पर कब आक्रमण किया? तो देवगिरी पर कब आक्रमण किया है इन्होंने? 1296 में। मलिक काफूर किसका सेनापति था? तो मलिक काफूर किसका सेनापति था? ये अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था। अगला प्रश्न देखिए, दक्षिण भारत के अभियान पर किस सेनापति ने विजय प्राप्त की? तो किसने विजय प्राप्त की? मलिक काफूर ने। अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंबोर पर कब आक्रमण किया? तो रणथंबोर पर कब किया? 1301 ईस्वी में। तो अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ पर कब आक्रमण किया? तो हम बता देंगे 1303 में। ठीक है, आगे देखते हैं, अलाउद्दीन खिलजी के कौन से उत्तराधिकारी
कौन से उत्तराधिकारी स्वयं को खलीफा घोषित किया? तो स्वयं को खलीफा घोषित करने वाले कौन थे? मुबारक शाह खिलजी। आगे देखते हैं। दिल्ली सल्तनत का वह पहला सुल्तान जिसने कृषि योग्य भूमि की पैमाइश की, कृषि योग्य भूमि की मापन किया। तो हम बता देंगे वो कौन है? अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान है जिसने कृषि योग्य भूमि की पैमाइश से मापन किया। और मापने की जो पैमाइश होती थी, जो जिसमें मापते थे, वो क्या थी? बिस्वा। ठीक है, आगे देखते हैं। खिलजी वंश का अंतिम शासक, तो खिलजी वंश का अंतिम शासक है नसरुद्दीन खुसरो शाह। तो ये खिलजी वंश का अंतिम शासक है। ये एक प्रकार से हिंदू था, इसने बाद में इस्लाम धर्म को कबूल किया था और इसने एक उपाधि धारण की थी। तो वो उपाधि कौन सी थी? तो वो उपाधि थी पैगंबर का सेनापति। और इनके शत्रुओं ने इनके खिलाफ एक नारा लगाया। वो नारा क्या था? इस्लाम का शत्रु। तो इस्लाम का शत्रु, ये नारा इनके खिलाफ इनके शत्रुओं ने लगाया था। या कह दे इस्लाम के लिए खतरा। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, आज की जो वीडियो थी उसमें अलाउद्दीन खिलजी, उससे संबंधित पर्सन और उसके जो उत्तराधिकारी आए थे उनके बारे में हमने चर्चा की। जैसे मुबारक शाह खिलजी एक ऐसा शासक था जो दरबार में नग्न अवस्था में पहुंच जाता था। उसे नग्न स्त्री और पुरुष की संगत भी पसंद थी। एक था जो अंतिम था ये। ठीक है, और खुद को खलीफा जिसने घोषित किया वो कौन था? वो मुबारक शाह खिलजी था। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये हमारे एसके की पुस्तक है। एक सामान्य ज्ञान व्रत है जो सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बनाई गई है। एक हमारे पास एसके बुक सामान्य ज्ञान यूजफुल फॉर एसएससी, जीडी और एमटीएस की है, जिसमें 2011 से अब तक के सभी प्रश्न इसमें दिए गए हैं। चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज संकलन किया गया है। सभी प्रश्नों की संपूर्ण व्याख्या है। और एक है एसके बुक की एसएससी द्वारा आयोजित मल्टीटास्किंग एमटीएस एवं हवलदार सीबीआईसी सीबीआईएन भर्ती परीक्षा के लिए। तो ये तीनों पुस्तक आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों माध्यम से खरीद सकते हैं। धन्यवाद। इस एग्जाम के लिए एसके बुक सभी शॉप पर भी ऑनलाइन भी अवेलेबल। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हो तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इस चैनल पर हम एसएससी, एमटीएस और अन्य सभी भर्ती संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारी और स्टडी मटेरियल उपलब्ध करते रहेंगे। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।